हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज मैं एक बार फिर आशीर्वाद आईएएस के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 22 सितंबर 2025 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वादा किया गया था 15 अगस्त के दिन कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत हर एक को फ़ायदा मिलेगा, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य, सस्ते वाहन और खुशहाल किसान, अर्थात किसानों से लेकर के युवाओं तक, महिलाओं से लेकर के हर एक क्षेत्र के विकास के लिए जो वादा उन्होंने किया था कि हम जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे, उसी बात को लेकर के आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो आइए हम और आप मिल कर के जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या इसमें महंगा हो सकता है। इन सभी बातों को लेकर के हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2025। नेक्स्ट जनरेशन वर्ड क्यों यूज किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो रिफॉर्म है ये 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, और उसके आधार पर 2047 जो कि पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर आएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूरी तरीके से होने वाला रिफॉर्म माना जाएगा। इसलिए इसको हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। अब यहाँ पे लिखा गया कि इसमें होगा सब कुछ सस्ता, तो क्या वास्तव में सब कुछ सस्ता हो जाएगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा भी है जो चीजें महंगी होंगी, तो क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा, इसको लेकर के हम आप यहाँ पर देखते हैं कि किन किन चीज़ों में महंगाई आएगी और क्या चीज़ें सस्ती होंगी। जीएसटी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बढ़ता हुआ कदम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिस पर 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति जी ने अपना हस्ताक्षर करके इसको एक कानूनी दायरा के अंतर्गत ले आए और उसके आधार पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया और इसीलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पे था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई इनडायरेक्ट टैक्स वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की विचारधारा पे लागू कर दिया गया था। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब जैसे जैसे वो लोगों की परचेजिंग बढ़ती है, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इसीलिए यहाँ पर अब जहाँ एक और डायरेक्ट टैक्स में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास को राहत दी, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक बहुत बड़ा दिवाली बोनस के रूप में जीएसटी में होने वाला रिफॉर्म साबित हो सकता है। हालांकि इससे सरकार को करीब करीब 48,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान शुरुआत में उठाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार इस नुकसान को उठाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआती नुकसान होगा, ऐसा कई अर्थशास्त्री कहते हैं। लेकिन बाद में लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से लागू हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस होते हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो उस आधार पे ये फ्यूचर अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जीएसटी में जो संशोधन किया जा रहा है, इस संशोधन के आधार पर फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेंगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। जीएसटी आप जानते हैं, इन सभी टैक्सेस को मिला करके जो पहले गुड्स पे अलग लगता था और सर्विसेज पे अलग लगते थे, तो अलग अलग टैक्सेस पहले लगते थे, उन सभी टैक्सेस को मिला करके वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसीलिए इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ये इसका यहाँ पर स्लोगन है। अब हम बात करें न्यू जीएसटी रेट। यहाँ पे न्यू जीएसटी रेट की जब बात की जाती है तो आप जानते हैं कि नई दिल्ली में 56 नंबर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई।
जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। ये 3 से 4 सितंबर 2025 को मीटिंग की गई और इस मीटिंग में 15 अगस्त वाले दिन जो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वादा किया था देश की जनता के साथ, उसमें संशोधन करते हुए उस बात को लागू करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई और उस समीक्षा बैठक में जो निर्णय लिया गया उन्हीं निर्णय को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सितंबर 2025 में हुई जीएसटी काउंसिल की किस नंबर की बैठक? तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की 56वीं नंबर बैठक, और इसमें कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि सभी की तरह की ब्रेड, पराठा, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरह से क्या किया गया? हटा दिया गया। यानी खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादातर ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी को क्या किया गया? हटाया गया। वहीं कपड़े और फुटवेयर 2500 रुपये तक की जिनकी कीमत होगी उनको 5% के जीएसटी के दायरे में रखा गया और इससे ये क्या होंगे? सस्ते होंगे। यहाँ पे अगर देखें तो आप जानते हैं हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन। दिवाली गिफ्ट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा यानी 22 सितंबर 2025 से ये लागू हो रहा है और इसके बाद नवरात्र के बाद आप जानते दशहरा और फिर दिवाली जैसा त्यौहार आएगा जो भारत में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग में अब खुशियों की लहर लेकर के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के रूप में आ रहा है। और इसमें कहा गया किसान, एंटरप्राइजेज, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस इन सब को इसके अंतर्गत फायदा होने वाला है। यानी किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सभी को इसके अंतर्गत फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो कौन कौन से आइटम्स होंगे जो जीएसटी के अंतर्गत कहीं ना कहीं सस्ते होने वाले हैं और उन पर वर्तमान क्या दर है और क्या दर लागू की जाएगी। तो इसको लेके अगर बात करें तो आप जानते हैं हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, यहाँ टूथब्रश, सेविंग क्रीम, इस पर पहले 18% का जीएसटी रेट लगता था जो अब लगेगा 5%। उसके बाद बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स यानी डेयरी प्रोडक्ट जो हैं इन पर अगर बात करें 12% का जीएसटी लगता था जो अब 5% के रेट पे आ जाएगा। वहीं पे प्री पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर या फिर अगर बात करते हैं इस तरह की जितनी भी नमकीन्स हैं उन सब पे 12% था और अब कितना हो जाएगा? 5% जीएसटी हो जाएगा। वहीं पे अगर आगे देखें हम तो फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स या यहाँ पर बेबीज एंड क्लिनिकल डाइपर्स जिस पर 12% का जीएसटी लगता था वो अब क्या करेगा? 5%। यानी बेबीज अब डाइपर पहन करके बड़े ही आराम से अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर पूरी तरीके से जीएसटी का तोहफा हम सबको दिया है। सेविंग मशीन एंड पार्ट्स इन पर भी 12% का जीएसटी लगता था जो अब लगेगा 5%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स और एग्रीकल्चर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर, टायर एंड पार्ट्स, यहाँ पे अगर बात करें ट्रैक्टर्स, फिर उसके बाद स्पेसिफाइड बायो, पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिशंस यानी जो वहाँ पर तमाम प्रकार के खेतों में यूज होने वाले केमिकल पदार्थ होते हैं जिनका खेतों में यूज होता है उन सबको जो पहले यहाँ 18%, 12%, 5% वो अब सीधे ले आए गए हैं कितने पे? 5% के दायरे में ले आए गए हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मशीन्स, सॉयल प्रिपरेशन या कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रोटिंग ये सब कितने पे लग दिए गए? इन सब से संबंधित उत्पाद जो 12% के जीएसटी दायरे में थे उन सबको 5% के दायरे में ले आया गया है। वहीं पर आगे अगर बात करते हैं तो रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर, ये एक बड़ी समस्या थी भारत में कि स्वास्थ्य को लेकर के दो चीज़ों पर व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के ये कहा गया कि इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% जीएसटी था, अब आप जम के कराइए। क्यों? क्योंकि इसको नील कर दिया गया है जीएसटी से। इससे क्या होगा? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना
शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे थर्मोमीटर की बात करें 18% लगता था, अब 5% लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स यहाँ पर लगेगा। वहीं ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिजेंट्स इन पर 12% लगता था और अब कितना लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप और करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, इन सब पे 12% जीएसटी लगता था, जो अब 5% के दायरे में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल, यानी गाड़ियों को भी अब जम करके आप चलाइए, खूब अच्छे से इसको खरीदिए, कहीं आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ सस्ता किया गया है। यहाँ अगर देखें पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 4000 mm, अर्थात इनसे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो 1200 सीसी से ऊपर की ना हो और 4000 mm की अगर हैं तो उन पर पहले जो लगता था वो 28% का जीएसटी लगता था, जिसको अब 18% कर दिया गया है। वहीं डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार नॉट एक्सीडिंग 1500 सीसी एंड 400 mm पहले 28% लगता था, जिसे अब कम करके कितना 18% किया गया। थ्री व्हील्ड व्हीकल्स 28% लगता था, अब लगेगा कितना 18%। मोटरसाइकिल में ये बताया गया कि वे मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से क्या है कम है, उन पर अगर बात करते हैं 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा, यानी वो सस्ती हो जाएंगी। मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पहले 28% लगता था और अब 18% लगेगा, तो वो सस्ती हो जाएंगी। फिर यहाँ पे अफोर्डेबल एजुकेशन, शिक्षा जगत को भी पूरी तरह से इसमें ध्यान में रखा गया है कि शिक्षा जगत में हमें काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत रहेगी जीएसटी को लेकर के। इसलिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, जो कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो इस तरह की जो नक्शे हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, 12% जीएसटी लगता था, नील कर दिया गया, यानी इसको पूरी तरह जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स एंड पेस्टल्स, ये 12% जीएसटी लगता था, अब इसको नील कर दिया गया, यानी बच्चे खूब पेंसिल खरीदें, खूब उसको लिखें और खूब शार्पनर का यूज करके उसको बनाएं और फिर यहाँ पे क्या करें, मिटाएं। ओके, यानी कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स, 12% जीएसटी लगता था, जो अब नील होगा। इरेजर की बात करें 5% जीएसटी लगता था और वो अब नील कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात आती है सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। सरकार ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, जैसे एयर कंडीशंस। जो एयर कंडीशनर होते हैं 28% जीएसटी के दायरे में आते थे, अब आएंगे 18% जीएसटी के दायरे में। वहीं अगर बात करते हैं टेलीविज़न जो अबव 32 इंच इंक्लूडिंग एलईडी एंड एलसीडी, यहाँ 28% लगता था, अब लगेगा कितना 18%, यानी आप ये ध्यान रखिएगा, सपोज करिए एक 10,000 रुपये का टीवी जिस पे मान लेते हैं 28% का टैक्स लगता था, तो आपको वो पड़ती थी 12,800 की, अब वो पड़ेगी कितने की, 11,800 की। ठीक है, क्यों, क्योंकि 18% लगेगा। अब मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स 28% लगता था और अब ये 18% के दायरे में होगा। डिश वॉशिंग मशीन 28% और अब ये 18%। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप ये जान लीजिए कि बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, फार्मर से संबंधित जो कृषि यंत्र हैं, मिडिल क्लास से संबंधित जो हम लोग ग्रोसरी की सामान खरीदते हैं, इस तरह की सभी चीज़ों को सरकार ने ध्यान रखा है और पूरी तरीके से उनको जीएसटी में काफ़ी कम रेट के दायरे में ले आई है, जो कहीं ना कहीं हमारे मिडिल क्लास के बजट को काफ़ी हद तक संभालने का काम करेगा। और यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, कि हम क्या करेंगे, जीरो रेटेड सप्लाईज को बढ़ावा देंगे, सप्लाईज विद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर,
और सैंक्शन ऑफ प्रोविजन रिफंड एंड प्रॉपर ऑफिसर थ्रू सिस्टम बेस्ड रिस्क इवैल्यूएशन। और ये हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जीएसटी रिफॉर्म आर अ गिफ्ट फॉर एवरी इंडियन दिस दिवाली। Taxes for the general public will be reduced substantially. Our MSME and small enterprises will get have benefit. Everyday item will become cheaper and this will also give a new boost to the economy. ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी है उसको क्या किया गया, बेटर एंड सिंपलर बनाने की बात की गई है। वहीं जीएसटी से संबंधित अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब इसके फैक्ट्स को लेकर के हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जीएसटी ये आखिर कब लागू किया गया। जीएसटी कब लागू किया गया, तो जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017। यहां से जीएसटी लागू किया गया और इसीलिए इस दिन मनाया जाता है जीएसटी डे। इस दिन क्या मनाया जाता है, जीएसटी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी से संबंधित है, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये रिलेटेड है किससे, जीएसटी से। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया था। जीएसटी की अगर बात करें तो फादर ऑफ जीएसटी के रूप में किसे कंसीडर किया जाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीएसटी का जनक माना जाता है। वहीं पे जीएसटी फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया वो माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जीएसटी के वास्तुकार कौन है, हु इज अ आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी, तो असीम दास गुप्ता। लगभग जीएसटी प्रोसीजर में 80% से ज्यादा चीजें असीम दास गुप्ता जी ने डिजाइन की थी, इसलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी के नाम से जाना जाता है, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जी को यहां पर जीएसटी का आर्किटेक्ट के रूप में स्वीकार किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A ये रिलेटेड है जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल में कुल 33 मेंबर होते हैं और जीएसटी काउंसिल की जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जाता है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा 75% बहुमत के आधार पर किसी भी डिसीजन को उसमें लागू किया जाता है। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1954 में जीएसटी लागू किया था, यानी दुनिया का पहला ऐसा देश फ्रांस जो 1954 में जीएसटी लागू किया। जीएसटी की अगर हम बात करें तो आज दुनिया के 160 से ज्यादा देश 160 प्लस नेशन वो जीएसटी को लागू करते हैं। और यहाँ पर सरकार ने क्या किया, यहाँ पर सरकार ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया उसके अंतर्गत अब जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उनकी अगर बात करें तो पहले थे 28%, 18%, 12%, 5% और 0%। नए के अंतर्गत क्या कर दिया, 40%, 18%, 5% और 0%। जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, क्लियर, जो भी लग्जरी गुड्स हैं हार्मफुल ह्यूमन बॉडी के लिए हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहलिक चीजें हो गई, उन पर जीएसटी रखी गई है 40%। रेस्ट ऑफ ऑल को इस दायरे में रखा गया है। भारत में जीएसटी जो लागू की जाती है तो आप जानते हैं सीजीएसटी के रूप में, एसजीएसटी के रूप में, आईजीएसटी के रूप में और यूटीजीएसटी के रूप में। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और UTGST अर्थात यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है GST नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का यानी 15 डिजिट का GST नंबर होता है। और GST सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस नाम की कंपनी ने तैयार किया था। तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म है, ये 2047 तक विकसित भारत को तैयार करने की एक आधारशिला है, जिसमें सरकार शुरुआत में 48,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठा सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ती है। यहाँ पर दो फायदे होंगे, एक तरफ उपभोक्ता वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदना शुरू करेगा, दूसरी तरफ जो उत्पादक है वो सरलीकृत सिंपलर GST सिस्टम के अंतर्गत GST फाइलिंग उसकी बढ़ेगी और GST फाइलिंग बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कैस्केडिंग प्रभाव वो ख़त्म ही हो चुका था, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से GST फिलिंग वो भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ उपभोक्ता जब ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे तो इससे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, और जब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे देश की GDP ग्रोथ भी बढ़ेगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, और इन सब से पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होगी। और निश्चित तौर पर कैपिटा इनकम ही किसी देश की ग्रोथ की आधारशिला होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने बातें आपसे डिस्कस की वो आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आगे की वीडियो को क्रिएट करने का, आगे की वीडियो को बनाने का। और आशीर्वाद IAS के इस चैनल पर हम पूरी तन्मयता के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं आपको UPSC से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे देने का प्रयास करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अंजनी कुमार शुक्ला आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।